2023 के लिए 2003 वाली रणनीति, दिग्विजय को निशाने पर लेने की तैयारी। शिवराज वर्सेस दिग्विजय होगा मुद्दा। बीजेपी की बैठक में हुआ फैसला। 2003 ये वो साल था जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई। 2003 में बीजेपी 2/3 सीटें पाकर सूबे की सत्ता में काबिज हुई और दिग्विजय सिंह की सरकार को जनता ने नकार दिया। तब से लेकर अब तक बीजेपी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद दिलाकर कांग्रेस को घेरती रही और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी 2003 वर्सेस 2023 की लाइन पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इसको लेकर रणनीति भी तैयार हुई है, जिसमें दिग्विजय के कार्यकाल को फिर निशाने पर लिया जाएगा। लाइन बहुत क्लियर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी क्लियर हैं। वो दिखाई देते हैं कि मिस्टर बंटा ढार ने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के आए थे। ये मध्य प्रदेश की जनता, वो दिग्विजय सिंह जिसने सड़क बिजली पानी के लिए मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था, भ्रष्टाचार का आलम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था, ऐसे दिग्विजय सिंह को भाजपा का कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के अंदर जवाब देगा। ये वो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिन्होंने हर गरीब के साथ छल किया है। 2003 का जिक्र करके बीजेपी कहीं न कहीं 2023 की जंग शिवराज बनाम दिग्विजय करना चाह रही है और अगर बीजेपी इसमें कामयाब रही तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव में उसे इसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि कांग्रेस भी बीजेपी की इस रणनीति का कार्ड ढूंढ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस समझ रही है कि अगर बीजेपी शिवराज वर्सेस दिग्विजय को मुद्दा बनाने में सफल रही तो चुनाव में उसकी लुटिया डूब सकती है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल से डरती है। अपना 18 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जनता के साथ कितना छलावा किया है, मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिला में जो अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पर, उसमें बढ़ोतरी से बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन अपनी बातें वो नहीं बताना चाहते हैं। और कमलनाथ जी ने जो वचन मध्य प्रदेश की जनता को दिया था वो 15 महीने में उसको करके दिखाया। आज जनता उसको याद करती है, तो यही डर उनको समाता है, तो दूसरे नेताओं का नाम लेते हैं। कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह कई चुनाव में पर्दे के पीछे से रहकर सक्रिय भूमिका निभाते रहे, लेकिन 2023 के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अहम भूमिका दी है और वो मैदान पर काफी एक्टिव भी दिख रहे हैं और इस सक्रियता ने बीजेपी को मौका दे दिया है कि दिग्विजय को टारगेट करने का प्लान बनाए। इसके लिए उनके कार्यकाल का भी सहारा बीजेपी लेगी और बीजेपी का सारा ध्यान 2023 में 2003 वाले नतीजों को दोहराने पर होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, 2003 वाली स्ट्रेटेजी 2023 में कितनी असरदार साबित होगी? सवाल नंबर 2, क्या इस बार भी दिग्विजय को घेरना बीजेपी के लिए फिर फायदेमंद होगा? सवाल नंबर 3, क्या शिवराज वर्सेस दिग्विजय का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 3 वर्सेस 23। अतीत कहा जाता है कि कई बार जिंदा करने की कोशिश भी होती है और कई बार जीवित होकर वो हमारे सामने खड़ा भी हो जाता है। बीजेपी ये मानती है कि 2003 में जिस तरह का कैंपेन उसका रहा मध्य प्रदेश में, और वो पीढ़ी जो उस समय युवा हो रही थी या किशोर अवस्था में थी या काफ़ी छोटी थी, उसको भी उसके माता पिता ने या उसके आसपास के सामाजिक परिवेश ने ये बताया होगा कि तब क्या परिस्थितियां थी। ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की तरफ मध्य प्रदेश को ले जाने की कोशिश चल रही थी, और परिवर्तन की तरफ ले जाने की कोशिश यानी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश को चुनौतियां भी झेलनी पड़ी। टोल रोड्स के समझौते, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, बिजली संकट अपने चरम पर था, और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, और बाद में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों ने बिजली कटौती के मसले पर मुझे ठीक से विश्वास में नहीं लिया। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने एडमिट भी किया कि सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया के नाते कुछ चूक हो भी सकती है। लेकिन बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, एक पूरा कैंपेन खड़ा किया, और आज भी बीजेपी के जहन में वो कौंध उठता है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह एक बार फिर 2023 में सामने आए हैं। यहाँ भी 3 का अंक है और 2003 में भी 3 का अंक है। तो भाई साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी अंक ज्योतिष ने ये सजेस्ट किया हो कि जातक जिस तरह की कुंडली जान पड़ती है, इसे देखकर प्रतीत होता है कि 3 में जिस तरह के मुद्दे आपने उठाई हैं, उनको 2023 में भी उठाना समीचीन होगा, उचित होगा, और यह आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। ये भी हो सकता है सर, क्षमा कीजिएगा जी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, वो हर फिल्म के से ही शुरू करते हैं। तो 3-3 का गणित यहाँ भी है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक, सीनियर लीडर संजय यादव जी, उनका बहुत स्वागत है। आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, समझाइए मुझे, 3 और 13 की बात नहीं है यहाँ, 3 और 23 की बात है। 23 में 3 की बात है। 3 का गणित फलीभूत होगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर 2003 की याद, दिग्विजय सिंह की याद, और उस समय का कैंपेन, और नई पीढ़ी के मतदाताओं को बताने की कोशिश। जी देखिए शरद जी, ये बात तो सच है कि एक बड़ा मतदाता जो है वो युवा होगा, जो 2023 में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 30 लाख के लगभग तो वो मतदाता है जो पहली बार वोट करेगा। जाहिर है उसके मन में तो उसको पता नहीं होगा 2003 के कार्यकाल को, और जब उसके पास 2003 का कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है कि एक-एक कार्यकर्ता जाएगा, बताएगा ये 3, ये 23। अब सवाल ये बीच में जरूर आएगा कि वो 16-17 महीने कहाँ गए कमलनाथ के। तो आप देखिए, बड़े रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है। उसमें दिग्विजय वर्सेस शिवराज करना चाहती है, एक तरफ विकास, एक तरफ वो 2003। इसके बीच में एक चीज़ और होगी कि यदि बार बार दिग्विजय सिंह का नाम लिया जाएगा तो शायद पार्टी के मन में ये भी चल रहा होगा कि दिग्विजय सिंह को इतना हाईलाइट कर दीजिए कि पार्टी के भीतर खानों में ये चर्चा बन जाए कमलनाथ कहाँ है। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर बीजेपी बढ़ रही। लेकिन बाकी मतदाताओं का क्या होगा, जिन्होंने 3 भी देखा है, 23 भी देखा, 13 भी देखा, 8 भी देखा, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो हमें लगता है दोनों दल, एक तो आधी आबादी को साधने का प्रयास दोनों दलों की तरफ से किया जा रहा है, युवाओं को साधने का प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जो कर्नाटक के बाद होने जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छिपी है, जिसको शायद बीजेपी भी समझ रही है और कांग्रेस भी समझ रही है। चलिए संजय जी, किस तरह से देखते हैं आप फिर उस दौर के लिए बीजेपी जा रही है, जिस दौर में बीजेपी के लिए तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए अनेक माइनस पॉइंट रहे। और आज भी ऐसा कहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है कि उस समय जो चूक हुई, जिस भी स्तर की हुई, उसने हमको बहुत बड़ा झटका दिया। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं बीजेपी का ये जो कैंपेन है, जिसमें 30 लाख युवा मतदाताओं को टारगेट करने की कोशिश है मेनली, और बाकी तो पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये बताया ही जाएगा कि तब क्या था और अब क्या है। जी जी देखिए शरद जी, पहली बात तो मैं आपकी भी बातें सुनी, मनोज जी की बातें सुनी, बीडी शर्मा जी को सुन रहा था। पहले तो एक छोटी सी बात है, मैं बीडी शर्मा जी जिस ढंग से बोल रहे थे, मुझे लगता है कि वो उस दौर की याद दिलवा रहे थे कि बब्बू जैसा इनका भी विधायक कह रहा बीडी शर्मा जी मेरी हत्या करवाना चाहते। भलाई ठीक है, दबाव में भलाई बाद में शाम को कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कहा, या कहा है तो गुस्से में बोल दिया। तो एक वो भारतीय जनता पार्टी है जो बीजेपी का कार्यकर्ता एक आवाज़ उठा रहा था, उसको नोटिस में निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मन में डर और भय दोनों बैठा है। चाहे वो नारायण त्रिपाठी जी कुछ भी बोलते रहे, चाहे अजय बिश्नोई जी भी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाते रहे, चाहे बब्बू, ऐसे नाराज भाजपा के हजारों सदस्य जो भाजपा, चाहे सत्तन जी बोले तो शिवराज जी उनके पैर पड़े। ये कमजोर की निशानी होती है। जो कमजोर होता है वो इसी तरह से सबको लेके चलने की बात करता है, और जब समय खराब हो तो ऊंट में बैठे आदमी को भी कुत्ता काट देता है।
तो भारतीय जनता पार्टी का समय खराब चल रहा, क्योंकि इनके पास 18 साल है। जो 2003 में 4000 में बच्चा पैदा हुआ होगा, और जब आज उसने वोटर मतदाता बना, तो वो सोच रहा कि वाह रे शिवराज, इस मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति दयनीय हो गई, इस मध्य प्रदेश में अस्पताल बंद पड़े हैं, ताले लगे हैं, जहां आप स्वास्थ्य की सेवा नहीं दे पा रहे। वाह रे शिवराज जी, अगर केंद्र सरकार ने जो मनमोहन सिंह जी के समय या गडकरी जी ने जो सड़कें बनाई, लेकिन गांव से आने के लिए, हाईवे पे आने के लिए सड़कें नहीं है। बिजली है तो करंट मार रहा। चलिए शिवराज से मैं नौजवान आता हूं हो, डिटेल में, आपके चाहे पास समय मान रहेगा, सकती है, आप बताइएगा। वो भारतीय जनता सिलसिलेवार। पार्टी कुछ भी कर ले, जी अब कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, तो सुना आपने इनका खेल आशीष खत्म हो जी। चुका है। आशीष जी, संजय यादव जी मान रहे हैं कि खेल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है या ख़त्म हो गया है, ये उनका दावा है। आरोप भी समझ लीजिए कि उनका कहना है कि सारी चीज़ें बहुत साफ है। बहरहाल किस तरह आप देखते हैं, किस तरह की आप, क्या इस रणनीति की विशिष्टता या ख़ास बिंदु आप देखते हैं कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में 2003 का मसला बीजेपी लेकर मतदाताओं के बीच जाएगी? जी देखिए शरद जी, कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस समय दिवास स्वप्न देख रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है अपने आप में कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। हर चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हमने लगातार पिछले 18-19 वर्षों तक मध्य प्रदेश में राज किया है, सरकार चलाई है, और जब भी विकास की बात की जाएगी तब उस बदहाली और दुर्दशा को अवश्य दिखाया जाएगा जो इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने की थी। अब आपको 20 साल बीच के समय राज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब 10 साल लगातार आपको मिले थे, तब इस मध्य प्रदेश में सड़कों से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, रोजगार से लेकर, कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर, किसान से लेकर मजदूर तक के क्या हाल थे। चूँकि हमने बहुत काम किया है, और जिस तरह का वर्णन कांग्रेस के लोग आजकल मंचों से करते हैं, अस्पताल में ताला लगा है, रोड उखड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा दिखा है। सकता हूं, मेरे साथ 50 कांग्रेस अस्पताल के दिखा कोई सकता भी हूं। नेता मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा मेरे सीट साथ पर आइए, चल मेरे सकता साथ आइए आशीष। ये विकास तो दिखता है, 50 इसे छुपाया नहीं जा अस्पताल बना सकता। दूं। अच्छी सड़कें बनी हैं, मैं बता बिजली दूं, पर्याप्त जर्जर मिल रही है, स्कूल बता किसानों दूं। को बीमा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है, करंट मार रहा, किसानों को करंट खाद मार मिल रहा बिजली का है, बिल। बच्चा बच्चियों बिजली को का बिल शिक्षा कहाँ मिल रही मिल रहा है, उपचार मिल रहा है। आपको तो हरा ये दिख विकास रहा। किसी से आपको छुपा हुआ हरा नहीं दिख है। रहा। और देखिए शरद क्योंकि जी, आप सत्ता कांग्रेस सुनिए, संजय जी, उन्होंने टोका सुनने नहीं दीजिएगा, आपको। आप सुनिएगा, उन्होंने टोका नहीं आपको। हमने विकास किया है, इस कारण लगातार हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। गत चुनाव 2018 का यदि देख लिया जाए, 2018 का चुनाव देख लिया जाए, तो कांग्रेस का जो वचन पत्र था, उसके कारण कहीं न कहीं मतदाता थोड़ा सा भ्रमित हुआ, जिसके कारण हम मामूली वोटों के अंतर से कांग्रेस से थोड़ा सा पिछड़ गए। लेकिन फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनी और हम लगातार काम कर रहे हैं। चूंकि मैं ऐसा मानता हूं, एक लो प्रोफाइल नेता के रूप में, एक जन जन के लाडले नेता के रूप में शिवराज जी ने लगातार 24 घंटे इस मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम किया है। हम कमलनाथ जी जैसे नेता हमारे शिवराज जी नहीं है, जो 5वीं मंजिल से कभी वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतरे। और मैं तो कांग्रेसियों से कहता हूं, हमारी जो लीडरशिप है आज के समय में, उसने कष्ट उठाए हैं, उसने किसान की तकलीफ को समझा है, उसने गरीब के दर्द को समझा है। लेकिन इनके पास जो लीडरशिप है, उन्होंने कभी गरीबों के दर्द को समझने का और जीने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उस विकास की बदौलत 2023 में हम सरकार अवश्य बनाएंगे। हर चुनाव की चुनौतियां अलग ही होती हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूं, कोई चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार के प्रति है। कांग्रेस किसी भी तरह का षड्यंत्र इस बार के चुनाव में करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। मनोज, एक बड़ा फैसला जिसको आप कह सकते हैं कि नोटबंदी पार्ट 2 के तौर पे देखा जा रहा है कि 2000 के नोट जो हैं वो 30 सितंबर के बाद प्रचलन में नहीं होंगे। यानी 30 सितंबर तक अगर आपके पास ये मुद्रा है 2000 नोट की, तो आप बैंक से भी बदल सकते हैं। और इस बार एक पिछले बार के अनुभव को देखते हुए ये भी फैसला हुआ है सरकार का, केंद्र सरकार का, कि आप इस नोट को, ये प्रचलन में भी रहेगा, यानी ख़रीद फरोख्त आप इन पैसों से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है दुकानदार कहे कि नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, तो ये 30 सितंबर तक बैंकों से पर्याप्त समय दिया गया।
लेकिन मोदी जी का जो तरीका है और बीजेपी सरकारों का जो तरीका है कि वो बड़े फैसलों के साथ आगे बढ़ती है, केंद्र में भी और राज्यों में। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना का निर्णय हुआ, एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना मानी गई, 1.25 करोड़ पंजीयन है। ये एक छोटी रणनीति हो सकती है, क्या आप सहमत हैं इससे, जैसा समीक्षक देख रहे हैं? लेकिन एक बड़ी प्लानिंग जो है वो 2000 के नोट बंद या इस तरह की चीज़ों को लेकर, जो अपेरेंटली लगता है कि एकदम से ये क्या हो गया, एक सरप्राइज एलिमेंट भी रहता है, लेकिन उसके साथ कहीं सरकार की एक छवि भी, तो आगे और भी कुछ बड़े डिसीजन हम देख सकते हैं बीजेपी की रणनीति में। हमें लगता है ये एक बानगी है शरद जी, और आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति संपन्न हुई तो सबसे ज़्यादा चर्चा भी इसी विषय की होने लगी कि आखिर 2000 के नोट जो प्रचलन में तो रहेंगे लेकिन सितंबर के बाद वो नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा सबक लिया जिसका आपने भी जिक्र किया। निश्चित रूप से 9 साल बेमिसाल के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की बात कर रही है और उसमें चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो कुछ ऐसे निर्णय जो प्रभावित करेंगे चुनाव को, चाहे वो 23 के चुनाव हो, 24 के चुनाव। और आप याद कीजिएगा कि जैसे ही जब 2000 का नोट आया था बाजार में तो ये चर्चा खूब चली थी, क्योंकि कहा यह जाता था कि छोटे नोट आए यदि 100, 200, 500 के, तो उनसे बाकी चीज़ें रुकती है, करप्शन रुकता है। लेकिन बाद में 1000 की जगह 2000 का नोट आ गया। तो हमें लगता है इसका आकलन भी हुआ, समीक्षा भी हुई है, और कुछ और निर्णय जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कस में ऐसे कई तीर रख रखे होंगे जिसकी जरूरत 23 में भी है, 24 में भी है। तो एक शुरुआत है ये, लेकिन पूरी कार्य समिति को यदि हम देखें तो कार्य समिति में 9 साल बेमिसाल बड़ा कार्यक्रम है, उसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है। संजय जी, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि न चुनाव प्रशंसा से जीते जाते हैं, जो भी सरकार हो वो ये दावा करती रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया, और न ही विपक्षी दल, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी आलोचना से वो जीत जाता है कि इस सरकार में ये खराब, ये खराब, ये खराब, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, हम तो बता सकते हैं, गिना सकते हैं, प्रमाण हैं। चुनाव इससे भी नहीं जीते जाते। चुनाव फिर किससे जीते जाते हैं? चुनाव एक नई दृष्टि से जनता का भरोसा जीतकर अपनी योजना सामने रखकर जीते जाते हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अगर इस दावे के साथ मैदान में है कि वो जीत की तरफ बढ़ रही है, अगर वो ये दावा बार बार करती है, तो उसके पास एक रोड मैप भी होगा, और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी आपकी आलोचना करे, आप बीजेपी की आलोचना करें, इतना पर्याप्त नहीं है चुनाव में आगे बढ़ने के लिए। जी जी, देखिए, पहली बात तो हम आलोचना की बात भी नहीं करते और ये भी नहीं करते, हम तो ये बात करते वचनों की, कि हमारे नेता अगर कोई वचन देते हैं तो हमारे जनता को हम प्रमाण भी बता रहे हैं कि कम अंतराल की सरकार, 1 साल की सरकार अगर 300 से 600 पेंशन करती है, गौशाला खोलती है, बिजली का बिल हाफ करती है, कन्या विवाह की राशि 51,000 करती है, तो जनता का विश्वास एक सरकार के ऊपर बैठता है और जनता को ये लगता है कि इनको 5 साल का मौका मिलना चाहिए। या 5 साल का मौका दिया था, कर्नाटक में जो स्थिति बनी है हुबहू मध्य प्रदेश में बनेगी। और दूसरी बात शरद जी, अभी तक हम लोग आप लोगों से सुनते रहे कि भाजपा अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। अब वो चीज़ कांग्रेस में हो गई। कांग्रेस अनुशासित है, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी बन गई है। इसलिए हमें विश्वास है कि हम अपने मजबूत संगठन के नाते, हम अपने वरिष्ठ नेताओं की जिस तरह से मेहनत कर रहे और जनता का विश्वास जीतने में महारत हासिल कर रहे, और उनका अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। निश्चित तौर पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता विश्वास करेगी, हमारा विश्वास है। क्योंकि जब हम जमीन में घूमते हैं तो जनता के मुंह से जो सुनते हैं, क्योंकि 2003 में अगर मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने नाराजगी भी देखी जी, मैंने खुद स्वयं अनुभव किया था। मैं जबलपुर पश्चिम से लड़ा था, और अब मैं वही नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता की देख रहा हूं जो मैंने खुद भोगी है 2003 में, कि दिग्विजय सिंह जी से नाराज थे लोग, हमें वोट नहीं दिया। आज शिवराज जी से नाराज है जनता। उसमें आप सर्वे करवा सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, कोई भी गांव में आप चले जाए, मैं कहता हूं ना मैं जाऊंगा ना वो कोई जाए। आज बहुत जनता हताश और निराश, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी से लोग, मैं रिएक्शन लेता हूं, प्रतिक्रिया लेता हूं। आपने सुनी बात आशीष जी, दावा संजय जी का। वो दावा कर रहे हैं कि अब तो हमारी स्थिति बड़ी मजबूत है। उनका ये भी कहना है कि नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ है। इसको आप दावा समझिए, आरोप समझिए, क्या कहेंगे? और यही सवाल मेरा आपसे है जो मैंने उनसे किया कि पुराना मुद्दा आपने उठाया है, जाहिर तौर पर सोच समझ कर उठाया होगा,
विशेषज्ञों के परामर्श, पार्टी के फोरम पर चर्चा के बाद उठाया होगा। लेकिन आपकी जीत के लिए और मुद्दों की भी ज़रूरत होगी, जैसे कांग्रेस के लिए है। आपको और कोई बड़े मुद्दे फलक पर लाने पड़ेंगे, लाडली बहना की तरह, लाडली लक्ष्मी की तरह, संबल योजना की तरह, और अभी जो युवाओं के लिए भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो आगे महत्वपूर्ण योजनाएं भी और जनता का विश्वास भी उनके सहारे जीत कर आगे बढ़ना, कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, हम मानते हैं कि चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़ा जाना चाहिए, और मध्य प्रदेश की जनता कमोबेश यह तो जानती ही है कि शिवराज जी की सरकार ने वास्तव में विकास क्या होता है ये दिखाया है। आप इन योजनाओं की प्रगति से इनकार नहीं कर सकते, 44 लाख लाडली लक्ष्मी से इनकार नहीं कर सकते, जिन बेटियों को पैसा मिल रहा है, संबल के 2 लाख 4 लाख रुपए सामान्य और दुर्घटना में मृत्यु पर पीड़ित परिवार को मिल रहे हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छी सड़कें बनी है, बिजली में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, 1 लाख नौकरियां मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। इतने सारे आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार इतनी सारी योजनाओं को चला रही है, इसलिए हम तो विकास पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा ईमानदार नेतृत्व है, और जब तुलना होगी, जब तुलना होगी तो दिग्विजय सिंह की सरकार के उस दुर्दशा से होगी ही होगी जब मध्य प्रदेश विनाश की कगार पर पहुंच गया था, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए अगर वो नेता आज हमारे सामने है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के रूप में, तो उनसे चुनाव में अब तुलना होगी होगी कि हमारी लीडरशिप कैसी है और कांग्रेस की लीडरशिप कैसी है। जहां तक बात है शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यहाँ एक सवाल यह आता है कि कमलनाथ जी को किस रूप में रखेंगे आप चुनाव में आगे? देखिए मैं ऐसा मानता हूं जी, नेता वही होता है, विकास पुरुष नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चल सके। जिस व्यक्ति को सरकार बनाने का मौका मिला वो 15 महीने अपने साथियों को अपने साथ नहीं रख पाया, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि नेतृत्व की कसौटी यही है कि आप सरकार चला कर दिखाएं। जनता ने मान लीजिए आपको जनादेश दिया था, आप हमें कैंपेन लेकिन की लाइन भी बता रहे हैं, आपसे सरकार नहीं चली, और सरकार गिराने में जिनकी भूमिका या जिनके कारण से गिरी वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ही थे, और इसलिए इन दोनों नेता से हमारी पार्टी को किसी प्रकार का डर नहीं है। संजय जी बोल लीजिए, हम अपनी नीतियों के आधार पर, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर 2023 को फतेह करेंगे। आशीष जी बोलिए। संजय भैया, विभीषण का कोई नाम नहीं लेता है, अपने बच्चे का नाम नहीं रखता विभीषण, तो हमारे यहाँ के विभीषण आपके यहाँ आ गए, तो विभीषण तो वही करेगा जो हमारे साथ किया है। ये तो आप स्वीकार संजय जी मैं देखिए, मैंने एक इंटरव्यू किया था एक युवा राजनेता का, मैं नहीं कहूँगा वो गलत थे, भावावेश में उन्होंने ये कह दिया कि अगर मैं दल बदल लूँगा तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पिताजी मुझे किस रूप में याद करेंगे। देखिए राजनीति नाम है कई बार कई विवशताओं का, चुनौतियों का, मजबूरियों का भी, और दूसरा अवसरवादिता का भी बहुत मजबूत नाम है, मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा करिए कि ऐसी बातें ना करिए, क्योंकि आप भी राजनेता हैं, आशीष जी भी हैं, कई बार इन्हीं की पार्टी के एक बड़े परंपरा से बीजेपी के नेता दीपक जोशी ने दल बदला है, कई बार स्थितियां बदलती। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप बने रहें कांग्रेस में, लेकिन कोई स्थिति ईश्वर ना करे बने। एक छोटी सी बात जी, हाँ बोल लीजिए जल्दी से, वक्त बहुत कम है मेरे पास जी। आपके माध्यम से आशीष जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं, लाडली लक्ष्मी की मध्य प्रदेश में, चलिए इस पे कभी आगे और डिटेल में बात कर लेंगे। संजय जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आशीष शर्मा जी बहुत धन्यवाद। हजारों कन्याएं बता दूंगा, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आपका मुद्दा, नोटबंदी पार्ट 2। नमस्कार।